हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा आपको टेट जूनियर साइंस की एक सीरीज देखने को मिल रही है। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है धातु और अधातु। मेरे द्वारा यह सीरीज जो कराई जा रही है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके क्वेश्चंस प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी नई वीडियो डाली जाएगी तो आप उसे नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चारों ओर के पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो आप उनको कैसे वर्गीकृत करेंगे कि वो धातु है कि अधातु? तो हम उनको धातुओं को दो गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है उनका भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। अब हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें धातुओं का पहला गुण है कि धातुओं को पीटने पर उसे पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातुओं के इस गुण को अघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई धातु का टुकड़ा है, उसको हम पीट पीट कर चौड़े चौड़े चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुओं के इस गुण को हम कहते हैं अघात वर्धनीयता। इसका उदाहरण आपने हलवाई की दुकान पर देखा होगा कि जो हलवाई होता है मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क करता है। तो चांदी क्या है, हमारा एक धातु। और सेकंड एग्जांपल है इसका कि आपने जो एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी, वो भी हमारा क्या होता है, धातु। सेकंड गुण आता है इसका हमारा कि धातुओं को खींचकर उसे तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातुओं के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। तन्यता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई धातु का टुकड़ा है, उसको खींच खींच कर पतले पतले लंबे लंबे तारों में परिवर्तित कर दें, तो उसी को हम कहते हैं धातुओं का तन्यता का गुण। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। धातुओं का तीसरा गुण है कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुएं एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं के इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके हाथ से सिक्के गिर जाते हैं तो वो जमीन के सरफेस पर टकराते हैं, तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसको हम कहते हैं धातुओं का ध्वनिक गुण। नेक्स्ट आता है हमारा कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किचन में आप काम करते हो तो कोई भी गर्म वस्तु पकड़ लेते हो, जैसे कि प्लेट पकड़ ली आपने या फिर चम्मच पकड़ ली गरम, तो वो क्या होता है कि आपका उससे हाथ जल जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं कि ऊष्मा का सुचालक। और विद्युत यानी कि आप बिजली के तारों को पकड़ लेते हैं अपने हाथों से तो आपको करंट का झटका लगता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि विद्युत का सुचालक। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम देखेंगे अधातुओं के बारे में कि अधातुओं के भौतिक गुण। अधातु धातुओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अधातुओं को तारों की तरह खींचा नहीं जा सकता। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक यानी कि जिनसे अ, हमको मैंने अभी आपको बताया था कि आपको करंट लग सकता है और हाथ जल सकता है, लेकिन अधातुओं में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं को कठोर वस्तु से चोट करने पर धातुओं की तरह कोई विशेष ध्वनि नहीं निकलती है। और इसका अगला गुण है कि अधातुओं को अगर हम पीटते हैं हथौड़े से तो वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि धातुओं और अधातुओं के बीच में कुछ अपवाद, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा कि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इस पॉइंट में बोला गया है कि धातु और पोटेशियम इतने नरम होते हैं कि उन्हें आप चाकू से काट सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आता है मरकरी। एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप मरकरी का यूज कहाँ पे होता है, हमारा थर्मामीटर में, तो इसलिए इसको यूज करते हैं कि आसानी से पिघल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि ब्रोमीन। एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें बोला गया है कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण।
तो अब हम पढ़ेंगे कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि लोहा है, उसको ऑक्सीजन और नमी के साथ छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम धातु ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जो हमारा सोडियम है वो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसको धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया न कर ले। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु वायु में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल है अधातुओं का फॉस्फोरस, जिसको वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेता है, इसलिए फॉस्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फॉस्फोरस को हम ऑक्सीजन में रखेंगे कि जल में रखेंगे, तो आप बोलेंगे कि फॉस्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। अब हम देखेंगे धातुओं की अम्लों के साथ में अभिक्रिया, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा कि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातुएं अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आपका यहाँ से सीटेट जूनियर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ में निकलती है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम देखेंगे धातुओं की क्षारों से अभिक्रिया। तो धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो हमारा अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसा है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है कि धातु वो है क्षार। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी कि OH वाले हमारे होते हैं क्षार। तो धातु हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो चाहे क्षार हो चाहे अम्ल हो, हाइड्रोजन गैस हमेशा उत्पन्न होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, हेडिंग पे। नेक्स्ट हमारा विस्थापन अभिक्रिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दें, उसे को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे दो धातु हैं, एक है कॉपर, दूसरा है जिंक। तो इस डेफिनेशन में हमको पता चल रहा है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ होगा, धातु होगी, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से अलग कर देगा। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है और यहाँ पे जिंक है। तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगा, जो कि यहाँ पे अलग प्लस के साइन के आप साथ देख सकते हैं, जो कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, जो कि एक रंगहीन है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। तो धातुओं का उपयोग बहुत से उपयोगी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। जैसे कि धातुओं से मशीनें बनाई जा सकती हैं, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह और अन्य आवश्यक वस्तुएं। और अधातुओं का हम देखेंगे उपयोग। तो अधातुओं को जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिससे सभी जीव श्वसन के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या है, ऑक्सीजन। दूसरा है कि अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है, जो कि हमारा है क्लोरीन। और अधातुओं का उपयोग हम उर्वरकों के रूप में भी कर सकते हैं पौधों की वृद्धि के लिए। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि पौधों में हमारा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पौधों में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम। और मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जिनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो इसमें पहला है कि अभी तक कुल तत्व हमारे 118 ज्ञात हैं, जिनमें से 91 हमारे धातु हैं और 27 अधातु हैं। और अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे कि तत्व अनऑक्टियम। और आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी धातु, तो धातु आप याद रखिएगा, धातु क्या है हमारा, ऑस्मियम। नेक्स्ट पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, और पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम। तो आप यहाँ पर धातु और तत्व का ध्यान रखेंगे कि दोनों अलग अलग हैं। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व होता है हमारा हाइड्रोजन, और पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु होती है हमारी लिथियम। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला है हमारा कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो यह किसका उदाहरण है, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा कि विघटन अभिक्रिया का, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा है विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रियाओं का, फोर्थ है संयोजन अभिक्रियाओं का। तो आप देखेंगे कि हमारे पास कोई लोहे की कील है, तो उसको हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो लोहा होता है हमारा Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो मैंने आपको अभी बताया था कि विस्थापन की प्रक्रिया में कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ होता है धातु, वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ उसको धातु को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है। तो हमारा यहाँ पे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है जो कि कॉपर को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देगा, और यहाँ पे हमारा बनेगा आयरन सल्फेट, जिसके कील के ऊपर हमारी कॉपर की परत जम जाएगी, जिसके कारण ये आपको भूरे रंग में जमा दिखा देगा। और इसका आंसर है हमारा विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर, गोल्ड और आयरन, बी है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सी है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, डी है गोल्ड, आयरन, सिल्वर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम हमेशा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऑप्शंस हैं सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम धातुओं को वायु से अभिक्रिया न कर लें ऑक्सीजन से, इसलिए उनको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो आप बताएंगे इसमें कि ऑप्शन है हमारा ए, सोडियम। थैंक यू। आज मैंने आपको धातु और अधातु के बारे में बताया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें, जिससे मैं आगे अच्छा कर सकूं। थैंक यू।